So, good afternoon, everyone. We are now properly starting with the topic of vectors. So, what are vectors? What are vector quantities or vectors? आप लिखिए जरा, मैं साथ साथ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाता रहूंगा कि क्या है एक्चुअली क्या है. राइट डाउन. Vectors are the physical quantities. Vectors are physical quantities which possess both magnitude as well as direction and follow laws of vector addition. बहुत जरूरी है ये बात मेंशन करना कि ये कौन से लॉज यूज करेगा. ये वेक्टर एडिशन के लॉज यूज करेगा बिकॉज देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट वो नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं करते हैं. तो वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा लिखा जा सकता है. ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स में एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो वो रूल्स ये अलग होते हैं, एकदम अलग होते हैं. सो वंस अगेन, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज which possess both magnitude as well as direction and follow laws of vector addition. और या ब्रैकेट में चाहो तो वेक्टर अलजेब्रा लिख सकते हो. वेक्टर अलजेब्रा एकदम अलग है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रहेगा. डिवीजन नहीं होता वेक्टर में, कोई भी ध्यान रखो, वो बताऊंगा क्यों नहीं होता. तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सुना होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दे आर वेक्टर्स. तो मैंने साथ में ये क्यों लिखवा दिया वो मुझे क्लियर करना है आपको, तो समझते जाएं. लिखिए जरा, a physical quantity may have magnitude as well as direction and still may not be a vector. Why? The question comes, why am I saying so? अब why का आंसर है because it follows normal algebra or simply does not follow or use vector addition. There may be a physical quantity which has both magnitude as well as direction, but वो जब ऐड करने जाओगे तो नॉर्मल अलजेब्रा से ऐड हो जाएगी और वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा की उसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ती. तो इसका एग्जांपल भी पता होना चाहिए. लिखें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन एडिशन सिंपल हो जाता है. देखते हैं कैसे. देखिए, इधर से करंट आया और इधर से कुछ करंट आया, से 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, और ये करंट इधर आगे की तरफ जाता है. तो हम सिंपली क्या आंसर करेंगे, व्हाट इज द करंट गोइंग इन दिस आर्म? दिस इज 2 + 3 दैट इज 5 एम्पियर. हमारा आंसर सिंपली ये होगा. अच्छा, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज ले आऊं कि अब 2 एम्पियर ऐसे आ रहा है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है. डिफरेंस क्या किया मैंने? आई हैव चेंज द एंगल बिटवीन देम. दिस इज द एंगल, आई हैव चेंज द एंगल. क्या अब रिजल्ट में कोई डिफरेंस पड़ा? नो, इट स्टिल रिमेन्स द सेम. सो जब नॉर्मल अलजेब्रा है तो एंगल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती ऐड होने में, वहां पे 2 + 3 हमेशा 5 होगा. लेकिन जब वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं तो 2 + 3 5 भी हो सकता है
2+3 1 भी हो सकता है, 2+3 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. गॉट दैट? इस तरीके से 2+3 वेक्टर एडिशन के अंदर अ नंबर ऑफ वैल्यूज एक्वायर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम. तो वो चीज मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ साथ साथ. पहले तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्या बताया. 2+3 5 होता है, यहाँ पर भी 2+3 5 होता है. ये एंगल चेंज होने पर चेंज नहीं हो रहा. तो मैं एक काम करता हूँ, इस एंगल को अलग अलग मेंशन करता हूँ. एज दिस एंगल वाज θ1, this angle was θ1 and this is θ2. लिखे जरा. we can see that resultant, दोनों का जो रिजल्टेंट आया यानी ऐड होके जो मिला, the resultant doesn't depend on the angle between currents. दो करंट्स का रिजल्टेंट क्या आएगा ये उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है. तो ऐसा एडिशन जो होता है उसे हम स्केलर एल्जेब्रा बोल सकते हैं, स्केलर सम बोल सकते हैं, वो यूज होता है. नॉर्मल जहां मैंने वर्ड लिखा, नॉर्मल वर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्केलर. आप चाहे तो यहाँ स्केलर ही लिख सकते हैं, स्केलर एल्जेब्रा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी कैन सी दैट रिजल्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन करंट्स. So it can't be vector. फिर मैं और थोड़ा इलेबोरेट करता हूं. Here 2 ampere plus 3 ampere will always be 5 ampere, whereas the resultant during vector addition would vary between 1 and 5. ठीक है, whereas the resultant during vector addition would vary between 1 and 5 including these values. और जो वेरी कर रहा है वो किस रीजन से कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल. जो वेरिएशन है वो किसकी वजह से है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल. मेरा नेक्स्ट टारगेट यही आपको सिखाना, ये किसकी वजह से है, डिपेंडिंग ऑन एंगल. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक करंट का, कि इलेक्ट्रिक करंट ऐड करने जाओगे तो एंगल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, हमेशा 5 आंसर आएगा 2+3 का. सो ये तो स्केलर अलजेब्रा है, तो इसलिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का, उससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी. लिखिए, टू अंडरस्टैंड the difference, let us take example of displacement. ठीक है, चलिए देखते जाना डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं क्या करता हूँ, एक डिस्प्लेसमेंट पहले बनाता हूँ. मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा 3 और 4 का. या चलो 2 और 3 जाए, 2 और 3 का. दिस इज से 2. ठीक है, और इसके बाद फिर ये आगे मैंने लगा दिया 3. आप देखेंगे मैंने 3 को थोड़ा सा बड़ा बनाया है 2 से, तो वो लगना भी चाहिए. आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइज. दिस इज फॉर 2 मीटर एंड दिस इज फॉर 3 मीटर. ये मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, रेज हैंड टू टेल मी
What is the angle between these two displacements, 2 meter and 3 meter? Yes or no? 0 डिग्री। 0 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो पहले में आप लिखें consider two displacements आप ये लिखते जाना सारा, ताकि जब भी पढ़ोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा फिर समझना। Consider two displacements 2 meter and 3 meter, 2 meter and 3 meter at different angles as shown below, as shown below। तो अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, 2 मीटर एंड 3 मीटर, एंगल कितना 0 डिग्री। तो एक एक करके करते जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एस बिकम्स इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, अब मैं सेकंड पे चलता हूं। सेकंड में मैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री कर देता हूं। तो इस बार ये 2 बनाता हूं, आई ट्राई टू कीप देम ऑफ सेम लेंथ लाइक 2, और अब 3 बना रहा हूं तो थोड़ा सा उसे बड़ा बनाऊंगा 2 से। आप समझिए ये बेसिकली ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर आपको देखना है 2 से 3 बड़ा होता है ना, तो 3 की लेंथ को थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे। सो 2 and 3, गॉट दैट। अब कोई मुझे बताए जरा इनका आंसर क्या आएगा। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं इस इनिशियल पॉइंट को ए लिख देता हूँ, ए टू बी एक डिस्प्लेसमेंट है और बी टू सी सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर भी ए टू बी एक डिस्प्लेसमेंट है और बी टू सी दूसरी डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट कितना आने वाला है 2 और 3 का? रेज हैंड टू आंसर। हाँ अर्नब बताते जाओ। देखो भाई, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा मैं उससे पूछता जाऊंगा। अर्नब बोल भाई। सर √13। √13, ओके। आई होप वी ऑल नो कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट शो करूंगा तो यहाँ से ऐसे आएगी, दिस विल बिकम द डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट आगे तक। ठीक है, अब देखना फिर से ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जो डिस्प्लेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देता हूँ, एंड द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू √2² + 3²। तो 2² + 3², 4 + 9 13। तो आंसर आ गया √13। अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा √13? जैसे देखिए 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो ये 3 और 4 के बीच में कुछ लाई करेगा, है ना। सो मैं वैसे ही 3.6 लिख देता हूँ, चलो आइडिया के लिए 3.6 लिख दिया। अब चलता हूँ आगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फिर से मैं 2 और 3 ही कंसिडर करने वाला हूँ, लेकिन इस बार एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट। जैसे 2 मैं आगे की तरफ कंसिडर कर लेता हूँ और 3 यहाँ से बैकवर्ड कंसिडर। दिस वाज द A to B, और इस बार A to C, ये 2 है। ठीक है, दिस इज 2 मीटर अगेन एंड दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। तो बताओ जरा क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 2 मीटर और 3 मीटर दो डिस्प्लेसमेंट्स अगर कंसिडर करूं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? रेज हैंड टू आंसर। बताइए बताइए, शाबाश। इनके बीच में एंगल कितना है, कोई बताएगा? ए बी और ए सी के बीच में कितना एंगल है? हाँ अगम। 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अगर एक जो 2 मीटर है वो ईस्ट में है तो 3 मीटर वेस्ट में है। आती है समझ बात? तो आप 2 मीटर ईस्ट चले फिर 3 मीटर वेस्ट चले तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बताएगा कोई? व्हाट शुड बी द आंसर? यस गितेन। 1 मीटर। 1 मीटर ऑब्वियसली। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने जाऊंगा तो उसे मैं लिखूंगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। आप में से कोई कह सकता है सर आपने 2 - 3 क्यों नहीं किया? वो जो माइनस साइन होता है ना वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो मैं इसको और थोड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ लिख देता हूँ कि सपोज करो 2 मीटर ईस्ट, ठीक है, एंड देन 3 मीटर वेस्ट होता, तो मेरा आंसर क्या आता? 1 मीटर वेस्ट।
अब तो समझ में आता है ना, यहाँ पे तो मैं माइनस नहीं लिखने वाला था ना, मैं माइनस लिखना चाहूंगा तो -1 मीटर ईस्ट लिखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है 1 मीटर वेस्ट, कीप इट दैट सिंपल। किसी को पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 और 3 को ही मैं ऐड कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए। एक बार यार आंसर 5 मीटर आ गया, एक बार आंसर 3.6 के आसपास आ गया, और एक बार आंसर 1 मीटर आ गया। ये तो 1 से लेके, अब देखो सबसे कम कब आ सकता है, जब दोनों को ऑपोजिट कंसिडर करूंगा, ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कब आ सकता है, जब दोनों को सेम डायरेक्शन में करूंगा। तो इसका मतलब जो इनका रिजल्टेंट है वो 1 से लेकर, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, रिजल्टेंट जो है वो 1 मीटर से लेकर और 5 मीटर के बीच में कुछ भी आ सकता है। दैट मीन आप बताइए जरा, आपके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यूज अटेन कर सकते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज द रिजल्टेंट कैन अटेन? हाँ अगम, यस अगम। सर इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बिकम, या कैन पोजेस लिख देता हूं रादर, कैन पोजेस infinite number of values, infinite number of values depending upon angle being theta क्या है, greater than equal to 0 and less than equal to 180। 0 से 180 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। अब वो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, उनमें से जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट चेंज होता है। ठीक है, can possess infinite number of values depending upon angle being 0 to 180। so this is the highlight here, 0 to 180 के बीच। बताएं ये बात समझ आई? तो जिन क्वांटिटीज को मैं वेक्टर बोलता हूँ उनका जो रिजल्ट है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी 2-3 फिक्स वैल्यू नहीं होती, उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। ये सगम आस्क। सर वो हमने मैथ्स के सेट्स चैप्टर में पढ़ा था, इसे 1 to 5 भी लिख सकते हैं जिसमें दोनों नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। एग्जैक्टली, इस तरह भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 1 to 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ फोर्स का लेके। ठीक है, let us now talk about force। let us now talk about force से बड़े अच्छे से आपको एग्जांपल समझ में आता है, तो इसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। देखिए जरा, सपोज करो कि ये आप हो, दिस इज यू योरसेल्फ, और आपके दो फ्रेंड्स आपको पुल कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। एक ने क्या किया, 3 न्यूटन की फोर्स लगाई और एक ने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो बताइए जरा आपके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई? नेट फोर्स कितनी होगी आपके ऊपर? जस्ट गिव मी द आंसर। यस या 7 न्यूटन। 7 न्यूटन फॉर श्योर। ठीक है, 7 न्यूटन फॉर श्योर। अब मैं एंगल नहीं लिख रहा हूँ, वो आप सब समझते हैं, 7 न्यूटन आ गई। सेकेंड केस पे चलते हैं। इस बार आपके एक फ्रेंड ने तो इधर खींचा आपको 3 से और दूसरे ने इधर खींचा 4 से। आप देख सकते हैं मैं अभी भी लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन यू नाउ? अब कितनी है नेट फोर्स? अगम बोलो। सर 1 न्यूटन। हर किसी को ये बात समझनी है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर लग तो दोनों ही रही है, 3 भी और 4 भी। एक्चुअली क्या होता है, आपको इफेक्ट देखना है। जो दोनों ने आपको आगे खींचा तो बहुत तेजी से भागते हो जाओगे आगे की तरफ। एक ने 4 से खींचा, एक ने 3 से खींचा, तो उस केस में क्या होगा, आप कम स्लोली जाओगे 4 वाले की तरफ। तो जो रिजल्टेंट होगा वो 1 न्यूटन होगा। इसको ऐसे सोचना, अगर दोनों तरफ आपको 3 न्यूटन से खींचा जाता, एक इधर से 3 खींच रहा है, एक इधर से 3, तो फोर्स तो 3 और 3 दोनों लगी हुई है, लेकिन नेट कितनी हो गई? 0, क्योंकि आप किसी भी तरफ मूव नहीं कर पाओगे। सो होप ये आपको समझ में आता है अच्छे से। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में माय डियर लेट मी कंसीडर कि दिस इज यू, और एक आपको ऊपर की तरफ 3 न्यूटन से खींच रहा है, एक आपको आगे की तरफ 4 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दूं, ये डायरेक्शन ईस्ट है, और इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोल दूं कि ये नॉर्थ है,
तो आपको क्या लगता है आप कौन से डायरेक्शन में मूव करोगे? आप ईस्ट में करोगे, नॉर्थ में करोगे, या जो आप आंसर करना चाहो? यस अगम? सर ज्यादा फोर्स ईस्ट की तरफ है तो उधर होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको जो लगता है आप वो आंसर करो, मैं फिर डिस्कस करके आपको। अच्छा, अगम के अकॉर्डिंग ईस्ट में होना चाहिए। कोई और आंसर करना चाहता है भाई? सिया बोलना चाहती है, बोलो सिया। Sir, east. ओके, अभय? सर फोर्स नहीं लगेगा, 90 डिग्री का बन रहा है। पता है अभय, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, सिर्फ अभय को नहीं सबको बोलूंगा। आपने अगर अभी तक कभी कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ा है तो उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ब्रेन वॉश करके बैठो मेरे सामने, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकलिटी से लिंक करके। इसलिए सोचो ना, मैंने तो वेक्टर पढ़ाया नहीं आपको, फिर भी मैं आपको 90 डिग्री पे फोर्सेस लगा के उसका रिजल्ट निकालने के लिए बोल रहा हूँ। तो माय डियर, आपको ये चीजें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से करने की। आप खड़े थे, एक दोस्त ने आपको आगे की तरफ खींचा और दूसरे ने इस तरफ खींचा, एक ने 3 से खींचा, एक ने 4 से खींचा, तो आपको क्या लगता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि आप किस तरफ जाओगे? मैंने आंसर नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कि वो डायरेक्शन गेस करने की कोशिश करो जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे। हाँ रिया गुप्ता, आप बोलिए। सर नॉर्थ ईस्ट। ओके, उसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट। राघव, आप बोले। सर नॉर्थ ईस्ट। ओके, कोई और कुछ इसके अलावा आंसर करना चाहता हो तो कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इसके अलावा किसी का कोई आंसर है तो बता सकता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो जो आप दोनों ने आंसर किया, रिया एंड राघव, मैं सब बच्चों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो डियर, ऐसे देखना, ये जो डायरेक्शन होती है, 1 और 2, ऐसे देखना, ठीक है। हमें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो डायरेक्शंस होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होती है। कोई आपके नॉर्थ में है, कोई आपके ईस्ट में है, कोई आपके साउथ में है और कोई आपके वेस्ट में है। वर्टिकल वाली अलग होती है, वर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट नहीं होता। तो पहले तो ये क्लियर करता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट है। इतना तो क्लियर है ना सबको? अब ध्यान देना जरा, जो हम इनके बीच में एग्जैक्टली 45 पे बनाएंगे, बना देते यहाँ से बना, जो मैं एग्जैक्टली इनके बीच में 45 पे बनाऊंगा ना, ये वाला, ये वाला, ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है। और इसी तरीके से अगर मैं बैकवर्ड कुछ लेके आता हूं, अगर इसी तरीके से मैं यहां पर कुछ लेके आता हूं, आप देखिए ये एकदम ऑपोजिट 45 पे, तो ये है माय डियर साउथ वेस्ट। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। ये तभी बोला जा सकता है जब ये एंगल 45 डिग्री, तो मतलब एग्जैक्टली मिडिल में, तब ऐसा बोल सकते हैं। तो सिमिलर थिंग इज वैलिड फॉर नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको क्लियर था पहले से? आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले से क्लियर था? उसके अलावा मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कब बोलना है या नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट कब बोलना है वो समझाया। अब अगर मेरा रिजल्ट बाय चांस जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो क्या मैं इसे नॉर्थ ईस्ट बोल सकता हूँ? और उसमें भी ये एंगल सपोज 30 डिग्री हो, तो नहीं, मैं उसे नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकता, मैं उसे बोलूंगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैं वो बिल्कुल लिख के दिखा देता हूँ आपको, एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये जो है दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आपको ऐसे लिखना होगा। तो ये सब बच्चे सीख लें, समझ लें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इधर ऐसे करके बन जाएंगे, इधर बन जाएगा। बट ये 30 पे था तो आपको लिखना पड़ेगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नाउ समबडी कुड रेज हैंड कि सर क्या इसको 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट्स इट। ऐसा भी कर सकते हैं। तो आई होप ये बातें मैंने आपको समझा दी, आप इसे क्लियरली अब मेकआउट कर सकते हैं। अब फिर से मेरे साथ यहाँ वापस आओ और सोचो, यार एक दोस्त 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक 3 से, इफेक्ट तो दोनों का आएगा ना। जैसे
कौन बच्चा था बीच में जो एंगल के बारे में बात कर रहा था, शायद अर्नव कर रहा था। अर्नव देखो 4 का इफेक्ट भी आना चाहिए, 3 का भी आना चाहिए। वो आपकी बात सही है कि 3 का 4 के डायरेक्शन में नहीं आएगा और 4 का 3 के डायरेक्शन में नहीं आएगा, लेकिन 3 आपको नॉर्थ में खींचना चाहता है, 4 आपको ईस्ट में, तो आप क्या होगा, कहीं ना कहीं इनके बीच में जाओगे। इनके बीच में ऑब्वियसली माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब क्या हुआ, जो 4 वाला है उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो आप ना एक्चुअली इस डायरेक्शन में कहीं डिस्प्लेस हो। वो कैसे निकालते मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकता है कि कोई 3 और 4 से आपको ऐसे खींच रहा था तो अब उसके बीच में कहीं पे मूव करोगे। दैट्स इट। क्लियर? गुड। पर हाँ, रिजल्टेंट तो आपको निकालना आता ही है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। और भी पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, बट यहाँ मैं और नहीं बोलूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फोर्स का रिजल्ट क्या आया, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 न्यूटन एंड इट विल बी लेसर देन इक्वल टू 7 न्यूटन। तो हर बच्चा बिना वेक्टर सीखे ये तो बता ही सकता है ना कि यार अगर एक वेक्टर क्वांटिटी की 2 वैल्यूज हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है वो उनके सब्ट्रैक्शन से लेके और उनके एडिशन के बीच में बनता है। आप देखो इस केस में 4 और 3 था, तो 1 से लेके 7, 4 माइनस 3 से लेके, देख सकते हैं 4 माइनस 3 से लेके 4 प्लस 3 तक। और इसके ऊपर वाला जो एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट का, 2 और 3 थे ना, 2 और 3 का रिजल्ट भी कहां से कहां गया, आपने देखा 1 से लेके 5 के बीच में। तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 प्लस 2 इज 5। तो मेरा हर बच्चा ये बात यहां से समझ के चलेगा कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो रही है तो उसका